नज़्म सिराए के नाजरीन, आपको याद होगा इससे पहले हम आपको अय्याज कियानी साहब के फार्म हाउस पर लेके गए थे, जिसे उन्होंने गंधारा तहजीब से मुतल्लिक नवादरात से आरास्ता किया हुआ है। आज हम टेक्सला की एक ऐसी ही शख्सियत जनाब ताहिर सुलेमान साहब से बातचीत करने जा रहे हैं। इनके घर में भी टेक्सला की ज़रई ज़मीनों से मिलने वाले अहद कदीम के सिक्के और मिट्टी से बनी कई अशियाँ मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। ताहिर सुलेमान साहब को नवादरात इकट्ठा करने का जुनून की हद तक शौक़ है। कई अशिया ख़ास तौर पर गंधारा तहजीब के अहद बाअहद सिक्के उन्होंने अपने शौक़ की खातिर भारी कीमत पर ख़रीदे भी हैं। टेक्सला के कई रिहायशियों के यहाँ ऐसी नवादरात मौजूद हैं जो इन्हें मुख्तलिफ़ जगहों से खुदाई के दौरान मिल जाती हैं। अभी हाल ही में टेक्सला से हवेलियाँ जाने वाली रेल की पटरी को कुशादा करने की गरज से खुदाई की गई तो इसके नीचे से भी अहद कदीम के खंडरात की मौजूदगी का पता चला। टूटे हुए बर्तन, मुजस्मे, चूड़ियाँ और शिकस्ता साजो सामान दरियाफ्त हुआ है। चूँकि ये सब कुछ बुरी तरह टूट फूट चुका है, इसलिए महकमा आसार कदीमा के किसी काम का नहीं है। ताहम ये इस बात का सबूत है कि टेक्सला की जदीद तामीरात के नीचे अहद कदीम की बाकियात का बेशुमार ख़जाना मदफून है, जिसे दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। क्या कोई सरजान मार्शल आएगा जो इस ख़जाने से गर्द की परतें हटाएगा, या ये यूं ही बेवकूफ़ी की मौत मर जाएगा? खैर, ये तो एक जुमला मुतज़ा था। आइए ताहिर सुलेमान से बातचीत करते हैं। इस गुफ्तगू में हमारे साथ मालिक अली उश्तर भी मौजूद है। नज़्म सराय के नाज़रीन और सामीन, आपके लिए दुआए खैर बरकत। आज हम आपको मिलाने ले चले जा रहे हैं टेक्सला की कदीम तहजीब और यहाँ की बाक़ियात के आशिक जनाब ताहिर सुलेमान साहब से। ताहिर सुलेमान साहब टेक्सला के रिहायशी हैं और गंधारा तहजीब से जुनून की हद तक इश्क करते हैं। इनका ख़ास इख्तिसास ये भी है कि इनके पास कदीम अहद के बेशुमार सिक्के मौजूद हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। खुशकिस्मती से हमारी इस आज की गुफ्तगू में मास्टर ऑफ टेक्सला मालिक अली उश्तर साहब भी मौजूद हैं और सोहराब मौली साहब भी मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ताहिर सुलेमान साहब, आपके पास आने का मकसद ये है कि हम आपसे इस हवाले से गुफ्तगू करें, टेक्सला के हवाले से। आप टेक्सला के बासी हैं। आप यहाँ की कदीम तहजीब को और यहाँ की बाक़ियात के हवाले से टेक्सला को किस नज़र से देखते हैं? इसकी अहमियत के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इसको किस नज़र से, कितना इसको डेट करते हैं? जी, टेक्सला को अगर मैं तो न्यूमेस्मेटिक के ऊपर मेरा है सारा फोकस, इसी से मैं आगे हिस्ट्री को भी निकालता हूँ। ठीक है, टेक्सला यहाँ जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है 600-700 BC ये कहते हैं यहाँ से ये टेक्सला आबाद है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो इंडस सिविलाइजेशन है वो भी यहाँ पर है, प्री हिस्टोरिक पीरियड भी वहाँ यहाँ से। अगर हम यूँ कहें कि इंडस सिविलाइजेशन जिस वक्त यहाँ प्रीवेल कर रही थी, जिसमें जो पूरे हिंदुस्तान, काफ़ी सारे हिंदुस्तान के इलाका, जी हाँ जी, तो ये इलाका भी इंडस सिविलाइजेशन के तहत था। उसकी देखें एक जोग्राफिया है और कुदरती एक हैसियत है इसकी। यहाँ पानी वाफर मकदार में है, यहाँ की ज़मीनें फर्टाइल हैं, यहाँ मवेशी या इंसान के रहने के लिए एक ऐसा मौसम आपको मिलता है जो बाकी इलाकों में नहीं मिलता है। तो इंसान तो वही जाके बसेरा करता है जहाँ पर उसको तमाम वसाइल अवेलेबल हों, उसकी माशी ज़रूरत पूरी हों, उसकी खाने पीने की चीज़ें पूरी हों और वह तजारत भी कर सके। टेक्सला को अगर एक तरफ देखें कश्मीर को चाइना को मिलाता है, दूसरी तरफ आपको यूरोप से मिलाता है, इधर आप मशरक़ की तरफ चले जाएँ तो बंगाल के इलाकों तक आपको मिलाता है, यहाँ से साउथ की तरफ समुद्र तक आपको मिलाता है। किसी मीटिंग में मैंने कहा था कि इस इलाके की किस्मत में राजधानी रहना जो है ना वो किस्मत में लिखा गया। देखिए कितनी गलत पड़ती है। और फिर वो वक्त भी आया कि इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल-खिलाफा है, इसके बिल्कुल कदमों में आबाद है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, मैं इस सवाल में मालिक अली उश्तर साहब को भी शरीक करूँगा कि टेक्सला की जो आबादी है इसमें हमें कोई बुद्ध मत का पैरोकार नज़र नहीं आता। मैं ये बात इस तनाजुर में कर रहा हूँ कि हम इसी के करीबी शहर हसन अब्दाल में सिखों का एक गुरुद्वारा है पंजा साहब, वहाँ पर सिखों के लगभग 200 ख़ानदान आबाद हैं
हमें यहाँ पर कोई ऐसा बुद्ध मत का पैरोकार नजर नहीं आता। जाहिर है कि इस्लाम की इशाअत के बाद यहाँ की आबादी ने इस्लाम कबूल कर लिया होगा, लेकिन जाहिर है तभी इस्लाम मुसलमान है सबके सब। लेकिन क्या वजह क्या हुई कि बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ से बिल्कुल क्यों नेस्त नाबूद हो गए, ख़त्म क्यों हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में एक बात तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो बुद्ध मत है ये एक नॉन वायलेंट मज़हब है, इसमें कि वो रिटेलिएशन नहीं करते और यही चीज़ें उनकी वो उसको जो पीस और हारमनी का जो उनका बुनियादी कंसेप्ट है, जो बुद्धा ने उनको बुद्धा की जो तालीमात का हिस्सा है, विनाया में आप देखें इसको या धर्मा में या भी धर्मा में, तो वो यही चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। तो वो उनकी क्योंकि खून में रचा बसा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने कभी उस हवाले से कभी तलवार नहीं उठाई, मज़ाहमत नहीं की। जी मज़ाहमत नहीं की, ना उनके पास कभी आपको तलवार देखेंगे, ना कोई इस हवाले से कोई आपको नेज़ा नज़र आएगा। तो फिर जब फ़ॉरेन इन्वेजन होती रही तो ये लोग यहाँ तो पाक के मरी के पहाड़ों की जानब निकल जाते थे, इस्लामाबाद की तरफ से होते हुए, बीच में वो एक रास्ता बना हुआ है महफूज पहाड़ों के दरमियान। तो जब शहर में अमन कायम हो जाता था तो वापस आ जाते थे। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें तो हिंदुस्तान में भी इनकी वैनिश होने की यही वजह है कि जब फॉरेन इन्वेडर्स ने आके, पहले तो जो आती रही जो यहाँ पे कौमें, जिस तरह वो ग्रीक आते हैं, जिस तरह अभी गुफ्तगू हो रही थी, सीथियन है, पार्थियन है, बैक्ट्रियन है, ससानियन है, तो उन्होंने रियाया को नहीं छेड़ा क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ कभी उन्होंने कोई रिवोल्ट नहीं किया। तो वो मूव करते रहे हैं उनके साथ और उन्होंने अपनी जो अच्छे तरीके से हुकूमत भी की और उनके जो मंदिर और होते थे उनको भी उन्होंने सरकारी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया और उसके लिए फंडिंग भी करते थे। तो इसलिए रियाया खुश थी और उनके साथ वो मूव करती रही। लेकिन जब आते हैं यहाँ से सेंट्रल एशिया से, हम देखते हैं कि अब्दालियन या एप्थोलाइट्स या जिन्हें वाइट हंस कहते हैं, उन्होंने तो उनकी वो ईंट सींट बजा के रख दी, उनके सारे जो मंदिर और खानकाएँ सब उजाड़ दी। तो उसके बाद और उन्होंने तहत कर दिया जितने भी यहाँ के बुद्धिस्ट थे, तो और जो बच्चे वो भाग गए। वो आप नुक्ता इस बात पर आता है कि चूंकि बुद्ध मत के पैरोकार अदम तशद्दुद के कायल थे जी, वो किसी मुजाहमत भी नहीं करते थे, बहुत ही अमन पसंद लोग थे, लिहाजा उनकी आपका कहना है कि जब हमलावर आए तो उन्होंने उनका मुकाबला नहीं किया, अपने आप को नेस्त नाबूद करवाना पसंद कर लिया, लेकिन उनका उस तरीके से मुकाबला नहीं किया। और इसके अलावा एक और वजह भी है कि बुद्धा की एक तीसरा मकतबा फ़िक्र है जिसे वज्रयाना कहते हैं। वज्रयाना, अच्छा। तो जब ये बुद्धिज़्म, क्योंकि ये मायाना के तहत यहाँ मूव कर रहा था, वो यहीं पे ओरिजिनेट हुआ हमारे गंधारा में, लेकिन उसके बाद जब ये चेंजेस आई तो उसने वज्रयाना की शक्ल अख्तियार की, तो उसमें हिंदू जो देवी देवताओं का रोल भी बहुत ज़्यादा आ गया। तो ऐसा ऐसा फिर हिंदुज़म, बुद्धिस्ट के बाद हिंदुज़म गालिब आ गया था। 525 से लेके और 850 तक यहाँ पे कश्मीर के तहत ये ला कर आया। तो वो उस ज़माने में वो हिंदू मकतबा फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ था। तो उन्होंने ऐसा ऐसा, जिसमें आप ये देखते हैं ये अपना डिफरेंट टाइप के ये आपको मंदिर नज़र आते हैं, वो सारे वो कश्मीरी उसी में बने हुए हैं। सकारा उसमें कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है। ये आप जब इस तरफ निकलते हैं ऊपर साल्ट रेंजेस की तरफ, तो वो फिर हिंदुइज़्म का गलबा रहा। हम ये बात ताहिर सलमान साहब से कहेंगे कि ये बुद्ध मत के यहाँ पर खत्म होने की या कोई पैरोकार नज़र नहीं आता, इसकी आपकी नज़र में क्या वजूहात है? जी, मलक साहब ने बड़ा तफसीली जिक्र कर दिया है। बेसिकली हिंदुइज़्म के बाद बुद्ध मत आया है, ठीक है। और बुद्ध मत एक बहुत ही पुरअमन मज़हब था। जो मेरा अपना जो उस दिन मैंने सवाल भी किया था और ख़ुद ही जवाब भी मिल गया इसका, कि इसको ज़्यादा प्रमोट, जैसे शोका ने बुद्ध, बाद में शोका आ गया, वो एक शहज़ादा था, बादशाह था, ठीक है, उसने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया, सरकारी सतह पर इसको तफज़ मिल गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ गया ग्रीक, आ गया मैनेंदर, आ गया मैनेंदर के मतलब ये है कि वो बुद्धिस्ट हो गया, उसने इसको फिर दोबारा से सरकारी सरपरस्ती में आ गया ये मज़हब, ठीक है। और फिर तीसरा पीरियड इनका जो आ गया वो कनिष्का का है, जो कुशान पीरियड है। कनिष्का ने इस मज़हब को बहुत ही ज़्यादा तफज़ दिया, वो ख़ुद भी कन्वर्ट हो गया और वो इस पूरे खत्े में वो एक फंडिंग जारी करते थे और इस तरह सारा उनका निज़ाम चलता था। जैसे कनिष्कापुरा अभी भी है, कश्मीर में है, इलाका है। और बेसिकली जो मेरे समझ में आई है, इनको बच्चों की माली मामलत रही है और बच्चा बुद्धिज़्म कबूल करते रहे हैं, क्योंकि वो जब पढ़ते थे
तो जब इतनी ऊपर वाली पोस्ट पे जब बंदा पढ़ता है, न्यूट्रल होकर पढ़ता है, तो वो इस मज़हब अख्तियार करते रहे, सरकारी मज़हब के तौर पर भी इसको रखा है। लेकिन जो आम सतह पे था, हिंदू अक्सरियत में बहुत ज़्यादा थे। और वो कुछ अरसे बाद जब जैसे वाइट आना आए, वाइट आना ने यहाँ का बेसिकली जो उन्होंने काम किया है, एक तो उन्होंने जो इनकी मोनास्ट्रीज़ थी वो तबाह की, और दूसरा ये इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया उन्होंने, क्योंकि लोग उनके खौफ से भाग गए थे, माशी निज़ाम तितर बितर हो गया उनका, वो माशी निज़ाम नहीं चला तो वो यहाँ से निकल गए। साहिबान, मैं अगर इस बात को इस तरह कंक्लूड करूँ कि दो वजूहात हैं बुनियादी तौर पर। एक तो बुद्धिज़्म जो है, बुद्ध मत जो है, ये एक अमन पसंद मजहब रहा। दूसरा ये है कि टेक्सला बैरूनी हमलावरों की जद में मुसलसल रहा, जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर उसकी वजह फैलती रही। जी हाँ, ज़ाहिर है फिर ऐसी उसकी जमाने में मजहब को भी नुकसान पहुंचा। जी, उसकी जो इन्वेजन होती रही है, इन्वेडर्स आते रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजूहत थी। वो ऐसे नहीं था कि उनकी ज़ाती दुश्मनियाँ चलती थी, वो वसाइल की जंगें थी। जी जी। अब सेंट्रल एशिया मैं घुमा हूँ, यूरोप के इलाके, यूक्रेन के इलाके मैंने देखे हैं, सारे देखे हैं। यहाँ है बड़े मौसमी असरात बहुत सख्त किस्म के हैं, आप 6 महीने 8 महीने काम नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग अपने, जब उनकी आबादी बढ़ती थी, फितरी अमल था कि वो ऐसे इलाकों की तरफ निकलते थे जहाँ वो उनको वाफर मकदार में खुराक मिल सके, उन रैश और अच्छे मौसमों जहाँ वो अपनी आगे सिस्टम को चला सके। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो अभी हम देखते हैं कि सर जॉन मार्शल ने तो कुछ स्तूपाज, अहम स्तूपाज दरियाफ्त किए, बाकी की दरियाफ्त का काम उसने अगली नस्लों पर छोड़ दिया। उसी के बकौल, यानी सर जॉन मार्शल के बकौल, टेक्सला और उसके गिरदोनवा में 1000 से ज़ायद छोटे बड़े स्तूपास मौजूद हैं। तो वो क्या सब अब जदीद आबादी के नीचे दफन हो गए? क्या उनकी दरियाफ्त का काम कैसे हो सकेगा? ये तो टेक्सला की फैलती और बढ़ती आबादी तो कहीं उन वाक़यात को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देगी। देखिए, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, बचपन से हम पहाड़ों पर जाना, शिकार के लिए जाना, ये जिस घर में आप बैठे हैं इसके नीचे भी खंडरात है। टेक्सला का कोई घर आप कर लें, ये अभी रेलवे लाइन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी थी, ये सामने है। इन्होंने थोड़ी एक्सपेंशन की पानी के लिए या दूसरी लाइन के लिए किया, तो वहाँ बर्तन और इस तरह की बेशुमार चीज़ें टूटी हुई पड़ी हैं, अभी आप जाके देख सकते हैं। जी हाँ, और वो ये इस इलाके में कोई टेक्सला ये महदूद इलाका नहीं था, यहाँ ये इस्लामाबाद भी इसके अंदर था, ये पहाड़ों के ऊपर सारी आबादी थी। अच्छा, उन लोगों का एक और सबसे बड़ा था कि वो आबादी ज़्यादा पहाड़ों के ऊपर करते थे, उसकी वजूहत थी। एक तो जो काश्त वाली ज़मीन थी वो उसको ख़राब नहीं करते थे, सही है, यानी कि उसको बचा के रखते थे काश्त के लिए, और पानी जहाँ दस्तयाब हो वहाँ आबादी करते थे, और कोशिश उनकी थी पहाड़ों के ऊपर। आप जो ये सामने फैक्टो सीमेंट है, फैक्टो सीमेंट के साथ बेशुमार ऊपर खंडरात हैं, इतना काम अगर ये 1000 साल भी काम करते रहे ना तो इनसे ये काम ख़त्म नहीं होगा। यहाँ से वेलिया तक आपकी गलियात का इलाका बुद्धिज़्म से, स्तूपों से भरा हुआ है। बराबर जी हाँ। अच्छा, जाहिर है कि अब ये सारे खंडरात जो है फिलहाल जो है जदीद आबादी के नीचे, हम टेक्सला तक महदूद जी 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 हाँ। तो टेक्सला में इंडस्ट्री लगने के बाद टेक्सला की जो आबादी में फैलाव पैदा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैलाव है। और मेरा ख्याल ये है कि जितनी बाक़ियात जो दरियाफ्त नहीं हो सकी वो अब इन मकानों की आबादी के नीचे दफन हो चुकी हैं। तो आने वाला वक्त ही निकाल सकेगा, वरना किसी को कौन कह सकता है ना आपने घर को मिसमार करो, मैं जी, ये तो हो नहीं सकता, पॉसिबल है, ऐसे नहीं है। एक सवाल का बस और आखिरी हम बात अपनी को मुख्तसर करके ख़त्म करते हैं। ये आपसे अर्ज़ करना था कि अभी माशाल्लाह मुझे पता चला था कि आपके पास मुख्तलिफ हैत के सिक्के भी मौजूद हैं। तो ये जो सिक्के आपने किस तरीके से हासिल किए, और कुछ यहाँ से ज़ाहिर है आप इस इलाके के ज़मींदार हैं, रहने वाले हैं यहाँ के, तो कुछ अपनी ज़मीनों से भी मिले, तो ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? ये खंडरात के जिधर खंडरात बने हैं ये हमारी फैमिली की सारी ज़मीनें थी पहले, सर जॉन मार्शल से पहले, ठीक है, जो भी है। तो इर्द गिर्द जितनी ज़मीनें अब भी हमारी फैमिली के, हमारे बरादरी के, हमारे रिश्तेदारों की हैं। तो वो जब ख़ास तौर पर बरसात का मौसम होता था, तो जब मैं थोड़ा सा होश संभाला तो देखता था बच्चे सारे वो जाते थे ज़मीनों में, कोई मोती ढूंढ के ला रहा है बारिश के बाद, और वो लोगों को सोना भी मिलता था, इस तरह चीज़ें मिलती थी। जी हाँ, तो इस तरह जब सारे बच्चे जाते हैं, ज़ाहिर है बच्चे अगर जो भी खेल खेलेंगे जिधर जाएंगे तो एक रुझान बन जाता है। तो वहाँ से वो कॉइन्स मिलते थे। पहले तो हमसे कोई बड़े जो इधर जो तेज तराज लोग थे वो हमसे सिक्के ले लेते थे, मोती ले लेते थे, लेकिन थोड़ा होश संभाला तो मैंने इन चीज़ों को रखना शुरू कर दिया। तो वो यहाँ से फिर ये समझना आए कि ये अच्छा सिक्का कौन सा है, जंग वाला कौन सा है, रखना चाहिए, यानी कि वो स्टेप बाई स्टेप वो मेच्योरिटी आती गई। फिर किताबें ख़रीद ली। फिर इसके अलावा जो जब शौक़ ज़्यादा बढ़ा तो मेरा पेशावर जाना होता है,
ये यहाँ टेक्सला के इतने अच्छे सिक्के निकले नहीं आज दिन तक कि आप कहें कि वो क्योंकि ज़्यादा जो निकलते हैं हमको जंग लगा होता है, यहाँ की मिट्टी जो है ना वो ख़राब कर देती है। तो मैं ज़्यादा पेशावर से कॉइन लेके आता हूँ। कुछ इस तरह के पंजाब से दोस्त हैं, कुछ इस तरह फ़ौरन बने हुए हैं, वो ऑक्शन भी होता है और वो फिर वहाँ से मैं सिक्के खरीदता रहता हूँ। जो दोस्त मुझे अच्छे लगते हैं ले लेते हैं, या जिसकी कमी होती है वो मैं कह देता हूँ दोस्तों को यार ये चीज़ चाहिए। आपका फिर एक शौक बनता चला जी, ये मेरा शौक़ है, मैंने इसमें पैसे लगाए हैं, मुझे ढूंढने से नहीं मिले इतने सिक्के। यानी कि अभी मेरे पास कम बेश 10,500 सिक्के हैं। तो तकरीबन जो अभी किताबों में मैं लगाए हैं मैंने वो तकरीबन 4-4,500 सिक्के इकट्ठे करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी इकट्ठे कर सकता है। लेकिन रिसर्च करना और उस पर देखना ये किस पीरियड का है, बच्चा कौन सा था, वो बच्चा किस तरह का था, वो माशी तौर पर कैसे लोग थे, उनका म्यार ज़िंदगी किस तरह था। आपके बकौल हर एक सिक्के में दरअसल उस शहर की तारीख पोशीदा है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ग्रीक पीरियड के हमें कॉइन मिले हैं, यानी कि वो करप्ट लोग थे, उनकी माशी निज़ाम ठीक नहीं था, वो करप्शन की तरफ भी आ गए थे। वो नीचे तामा डालते थे, ऊपर चांदी की ताय चढ़ा देते थे। यानी कि वो उन तारीख आपको निकाल लाएगी कि आप जो है ना कमज़ोर हुए हैं तो आपने करप्शन शुरू कर दिया है, यानी कि आप गलत समझ जा रहे थे। अब कुशान पीरियड है, जब आखिर तक वो कुछ ससानी पीरियड भी उनके ऊपर आ गए तो उन्होंने अपना सोने का ही सिक्का जारी किया, चाहे वो 8 कैरेट का कर दिया, उसमें सोने की मिलावट लाजमी की है, या तांबा चांदी की फिर भी शुरू उन्होंने की है। चलिए अब आखिरी सवाल आपसे ये करते हैं कि टेक्सला की बाकियात को महफूज करने के लिए और यहाँ पर सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए हम देखते थे कि मुझे याद है कि 40-45 साल पहले यहाँ पर सयाह बड़ी तादाद में मगरिब से और मशरक़ के बीच से सयाह आते थे। आज हमें सयाह उस तरीके से नज़र नहीं आते यहाँ पर आते हुए। तो हम यहाँ पर टेक्सला में सयाहत को कैसे फ़रोग़ दे सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ये सवाल मालिक इन्वेस्टर से भी है। अच्छा, आप ये आखिरी सवाल है आपसे, हम आपका ज़्यादा मत नहीं। जी, मैं सबसे पहले तो एक अंडरस्टूड है कि आपने रिलीजियस टूरिज़म को प्रमोशन देनी है, जिसमें हमारे जो सरकारी अदारे जितना वो फ़ाल किरदार अदा करेंगे उस तरह लोकल के कम्युनिटीज़ भी उनके साथ उनका हिस्सा भी बढ़ता जाएगा। जब यहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे तो मज़ीद इंडस्ट्री जो है वो फली फूली की और उसके साथ रोज़गार के मुख्तलिफ मौक़े भी जो हैं वो भी साथ साथ आते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं हुकूमत को कहूँगा कि वो इस सिलसिले में अपना वो जो है वो ऐड करे किरदार। अभी हमारे साथ इंडिया को देखें कि वो इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है और उसकी जो सबसे ज़्यादा जो इनकम है वो उसको टूरिज़म से मिल रही है। इसी तरह वो रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से पाकिस्तान में आप देखते हैं कि यहाँ इंडस सिविलाइजेशन है, सबसे कदीम तरीन जो तहज़ीब है, फिर यहाँ की जो गंधारा सिविलाइजेशन है, फिर सिखिज़म के हवाले से तो वो ये सिख पूरा जियोग्राफिकली और वो तो सारी वो है ही यहाँ का है ही सिखिज़म, यहीं से परवान चढ़ा और यहीं पे उसी के सारे जो हैं वो पाए जाते हैं सारे उसके निशानात। फिर इसके अलावा आप देख लें कि वो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान को वो आप रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है कि यहाँ पे इतनी वो हाइट्स हैं वो पहाड़ों की हैं। फिर हमारा नॉर्दर्न एरिया है, लेकिन खुसूसन टेक्सला के लिए तो वो आप देखें कि अभी वो जब कोविड एरा जब वो होगा ख़त्म होगा तो लोग अपने घरों से निकलेंगे तो वो देखेंगे, वो कई लोग मेरे जानने वाले हैं जिस तरह यहाँ पे वो यहाँ के जो आते रहे, हर साल आया करते थे, लोगों को लेकर आते थे, वो इस इंतज़ार में है कि कब ये जो जरासीमी जो एरा ओवर हो तो हम लोग निकलें। तो हुकूमत को चाहिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और यहाँ पे जो होटलिंग इंडस्ट्री को परवान चढ़ाए, रस्तों को बेहतर करे। जो असली जो है इसके जो हमारा एसेट्स है, जो वर्षा है, वो उसके ऊपर अब नई आबादियाँ खड़ी कर दी गई हैं। तो इस सिलसिले में मैं यही चाहूँगा कि ये जो हाउसिंग सोसाइटियों का जो एक सैलाब आ गया है जिसकी वजह से बिल्डिंग्स का एक मशरूम ग्रोथ यहाँ पे आ गई है, सबसे बड़ी वजह तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन थी जिसकी वजह से जो लोग रिटायर होते हैं तो उन्हें अपना हिस्सा छुपाने के लिए जगह चाहिए होती है और आगे ये जो है लोग बैठे होते हैं वो फ़ौरन उन्होंने तैयार की हुई हैं सोसाइटियाँ और वहाँ पे लोगों को ले जाते हैं। लेकिन में इस पर ज़रा तवज्जो करनी चाहिए हुकूमत वक्त को जी इस पे कि जब उनको लीज देते हैं, लीज आउट करते हैं तो जो अपने अदारे हैं उनको मोबिलाइज करें, नहीं तो फ्यूचर जनरेशन जो है इन्हें माफ़ नहीं करेगी। जी ताहिर सुलेमान साहब, आप इस सिलसिले में मैं तो थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगा। गवर्नमेंट
कुछ है ये, एक तो यहाँ पर हैवी ट्रैफिक का इतना ज़्यादा दबाव है, ये छोटा सा रोड है जो 3 किलोमीटर का, इसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली इस रोड को ये बनाए, यानी कि यहाँ पर पोल्यूशन नजर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके फादर आ रहे होते हैं। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊँ, जितनी सब ऐसी है आपकी इस्लामाबाद में है, अच्छा वीकेंड आता है तो वीकेंड में वो कोशिश करते हैं यार वीकेंड के इधर चले जाए। अच्छा सबसे पहले उनको टेक्सला नजर आता है तो टेक्सला में जब इधर आते हैं तो यहाँ 2-2, 4-4 घंटे वो रोड के ऊपर ब्लॉक रहते हैं और मिट्टी उनके ऊपर पड़ती रहती है, यानी कि 3-4 किलोमीटर को 3-4 किलोमीटर को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए, टूरिस्ट फ्रेंडली बनाए, फैसिलिटेशन सेंटर खोले यहाँ। अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है तो फिर ठीक है, अल्लाह खैर से कौन सा कुछ जाता है। मैं तो बेसिक चीज़ों पे आ रहा हूँ कि वो लोग जो यहाँ आए वो एक सहूलत हो और वो अमन अमान से यहाँ की वो चीज़ें एंजॉय कर सकें। और उसको उनको दुनियावी जो सहूलियात हैं वो आपको करीब करीब मिल जानी चाहिए। देखिए अभी जो यहाँ पर काम हो रहा है, जो कारीगर यहाँ बैठे हुए हैं वो इंतहाई गंदा काम कर रहे हैं, आपको डस्ट ही डस्ट नजर आती है। और म्यूजियम की आप दीवारें देखें, म्यूजियम देखें, इतनी डस्ट जमी हुई है पौधों के ऊपर, तो कम से कम गवर्नमेंट का काम है कि इन लोगों को यहाँ से हटाए और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की शॉप होनी चाहिए, जिम स्टोन की शॉप्स होनी चाहिए। जो फार्नर आए, जब फार्नर बंदा आता है तो वो हैवी चीज कोई भी नहीं उठाता है ना, वो छोटी चीजें उठाता है जो जेब में डाल ले, बैग में डाल ले, और उसका आपका जरा मतलब बहुत ज्यादा मिलता है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात की, बजाय इसके कि वो कपड़ों का ये जो इंडस्ट्री है, कहाँ से उठाएगा, ये जो इंडस्ट्री यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोकल इंडस्ट्री है। पैसा तो तब आप कमाते हैं जब आपको फार्मर दे के जाते हैं। जी 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 बिल्कुल सही। लोकल मेरी जेब से निकला आपकी जेब में चला गया, आपकी जेब से निकला उनकी जेब में चला गया, ये तो नहीं है, पैसे का सर्कुलेशन है। हाँ ये तो लोकल इंडस्ट्री है, इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है, यहाँ पर बैन किया जा सकता है। और यहाँ तो कई लोग दमे के मरीज हैं, टीबी के मरीज होकर मर चुके हैं यहाँ इस डस्ट की वजह से। जी डस्ट की मैं बिल्कुल आपको अपडेटा मैं आपको दे सकता हूँ, गुबार बहुत ज्यादा है। तो वो जब फार्मर आता है तो फार्मर कहता है या अल्लाह पाक मैं किस काम में फंस गया हूँ, किस जगह फंस गया हूँ। अच्छा एक इसमें एक मेरा वो सजेशन है कि यहाँ हमारे सामने जो थोड़ा सा म्यूजियम से आप क्रॉस करते हैं तो एक बेल्ट आती है जो रेलवे की है, जिसका मालिक रेलवे है, पाकिस्तान रेलवे। अच्छा उसके अंदर पानी की लाइनें गए हुए हैं, मुख्तलिफ केबल्स हैं, ऊपर तारे हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। अगर उस बेल्ट को, ये तकरीबन आधा फरलांग 1 फरलांग जगह है, तो इसमें अगर रेलवे करे अपनी तौर पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अपना एक पार्क बना दे और उसके अंदर छोटे हट बना दे, जिसको रेलवे को रेवेन्यू भी मिलेगा, मिलती रहेगी और तजावजात भी खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन नज़म सराय, अब हम आपको ले चलते हैं ताहिर सुलेमान साहब की एक सलमारी की तरफ, जिसमें टेक्सला से मिलने वाले और टेक्सला के गिरदोनवाह से मिलने वाले कई नवादरात की कलेक्शन मौजूद है। ताहिर सुलेमान साहब का फिर मैं ये कहूँगा कि इख्तिसास है कि इनको टेक्सला से मिलने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों से जो कदीम अहद से ताल्लुक़ रखती हैं उनसे उनको हासिल करने का जुनून है। अब ये देखिए ताहिर साहब, हम आपसे कुछ थोड़ा सा मालूमात लेना चाहेंगे। ये कुछ बर्तन पड़े हुए हैं और कुछ ये रक्स की शक्ल में कुछ मुजस्मे स्टैचूज़ हैं, ये आपको कहाँ से मिले थे और ये कदीम अहद की कुछ बाक़ियात यहाँ पर संभाली आपने सजाई हुई हैं? थैंक यू जी। ये बेसिकली जो मिट्टी के बर्तन है ये तो लोकली यहीं से मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं मुख्तलिफ जगह से, जो भी मकान की खुदाई करता है। अच्छा। तो यहाँ पूरे टेक्सला के नीचे एक बहुत बड़ी तहजीब, बल्कि कई तहजीबें दफन है, तो यहीं से लोकली हमें ये मिल जाते हैं। कभी कभार पेशावर जाना होता है तो वो भी मैं खरीद लाता हूँ। ये जो बच्चे खेल रहे हैं ये ईरानियन कल्चर का एक हिस्सा था एंशिएंट टाइम पे, तो ये चीज़ें मिलती रहती हैं मुख्तलिफ किस्म का जो है ना वो, और मिट्टी के ज़्यादा बर्तन जो है ना वो लोकली इधर टेक्सला के हैं। यानी कि आपके उसका कहने का मतलब है कि टेक्सला जिस वक्त जो जदीद आबादी है इसके नीचे भी खंडरात मौजूद हैं, किसी वक्त भी कोई खुदाई होती है तो वहाँ से कुछ तरह की नवाजात मिल जाती हैं। जी अभी मैं रिसेंटली आपको बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। अभी ये हमारे सामने टेक्सला से वेलिया रेलवे लाइन जा रही है, एक्सपेंशन उन्होंने की है। अभी आप खुद जाके देख सकते हैं, जहाँ ये पत्थर का काम हो रहा है वहाँ बर्तन पड़े हुए हैं, इस तरह की चीज़ें, पॉट्स पड़े हुए हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मिट्टी की। वो यकीनी बात है कि नीचे आबादी आए तो तभी पड़े हैं ना, वो लोगों ने उठाई भी हैं, ले गए भी हैं और कुछ ने बेचे हैं। वो जैबदार म्यूजियम के पास एक महदूद फंड होते हैं, वो किधर किधर जाए। इसी तरह देखिए यहाँ पर कितने अच्छे, आप इसे फोकस कीजिए, क्लोजअप कीजिए, इसको देखिए कितना अच्छा ये घोड़े का मुजस्मा मिट्टी का बना हुआ है टेराकोटा से, कितना खूबसूरत है। इसी तरह मैंने एक मुजस्मा देखा, वो थे बुद्धा का एक, ये देखिए ये बुद्धा का भी टेराकोटा में यानी कि मिट्टी से बने हुआ
ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ये रेप्लिका नहीं है, बल्कि ये ओरिजिनल ताहिर साहब को यहीं से अपनी ज़मीनों पर से मिले हैं ये चीज़ें। बर्तन है और कुछ ये बच्चों का खिलौना है जिसमें व्हील लगे होते हैं। हाँ, बच्चों का एक खिलौना है। ये भी एक जानवर की शक्ल है, नीचे इसकी व्हीलों की जगह बनी हुई है, व्हील्स बने हुए, ये देखिए सुराख बने हुए हैं। ये भी कदीम अहद से मुतल्लिक़ है, शायद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले के ये खिलौने हैं। और देखिए सर, आपने ये कड़छे वगैरह ये सिलाइयाँ हैं जो औरतें इस्तेमाल करती थी बालों में और अपने हार श्रृंगार में, ये सिलाइयाँ हैं, ये तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। हाँ, ये इस तरह चीज गालिबन, ये चमचा है, ये चम्मच है जी, ये चमचा है। और ये इस तरह की सिलाइयाँ बहुत सारी। आपके पास तो एक ताहिर साहब, आपके पास तो एक ख़जाना जमा है। ये देखिए मिट्टी के बर्तन हैं जिनमें कुछ अनाज रखने की या छोटी छोटी चीज़ें रखने की जगह जो भी है। और ये ऊपर कुछ अंगूठियाँ मिली हैं, अंगुश्तरियाँ हैं, कुछ छोटी छोटी ये चीज़ें हैं देखिए। और देखिए ये हाथी का गालिबन मुजस्समा है और संगे मरमर का है बना हुआ, लेकिन कितना छोटा सा है, बहुत खूबसूरत। और ये देखिए ये भी शायद किसी चीज़, कोई चीज़ है ऐसी जानवर का। ये गालिबन वो है जो कि हम स्टूपा देखते हैं, स्टूपा है। ये बलौर का बना हुआ है, बलौर का बना हुआ है स्टूपा, जिसमें 7 ज़मीनें और 7 आसमान दिखाए जाते थे। यानी कि बुद्ध मत का तो ये एक लिहाज से निशान है ना सर। जी जी हाँ। ये देखिए ये एक बड़ा मटका भी, ये भी कदीम अहद से, जी कदीम है, जी जी हाँ कदीम है, ये भी कदीम अहद से मुतल्लिक है। सुभान अल्लाह। ये देखिए फिर एक ये शेर जो है, नहीं ये नया बना हुआ है, ये नया बना हुआ है। जी जी ये नया है, यानी ये रेप्लिका है, ये ओरिजिनल नहीं, ये इसका कोई तलक नहीं, ये आर्ट है बस, ये आर्ट है। अच्छा। जो पीछे ये प्लेट है, ये कैसे? ये भी आर्ट है जी, ये आर्ट। अच्छा, अगर हम इधर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये जितने पुराने ये मैं बताता हूँ जी, इनके बारे में कुछ बताइए। ये देखें, ये एक बाख्तरी कप है, बैक्टीरियन पीरियड का, और इसके ऊपर ग्लेज शीशे का काम हुआ है। अच्छा। और शीशे का काम आम लोगों को पता नहीं, वो समझते हैं ये 7000 साल से शीशे का काम हो रहा है, 7000 ईयर्स BC से हो रहा है। और ये सबसे आपको पता है मुश्किल काम है शीशे का काम। देखिए इसके ऊपर खूबसूरत 2 हैंडल उतर गया है ना अभी इसका, वो जो है ना, ये देखिए 2 हैंडल लगा के इसको मजबूत किया गया। जी हाँ। सुभान अल्लाह। मैं तो कहता हूँ, मैं तो हाथ में लगता हूँ डर रहा हूँ गिर गए, इतनी कीमती चीज़ है सर। तो ये रखिए और ये देखिए ये इस तरह की, अगर मैं उठा के दिखाऊं, ये जार है, गालिबन जार है। जी हाँ, पानी पीने इसका। जी हाँ, ये शीशे का फूल बना हुआ है, ये शीशे का बना हुआ है। वाह 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 वाह, हैरत अंगेज सर, हैरत अंगेज। और फिर इस तरह से ये एक बाउल है, ये तो गालिबन ये हल्का मुझे महसूस हो रहा है। जी, असल में जो भी चीज़ इस दौर में भी आपको पता है जो हल्की बनती है वो कास्ट ज़्यादा उसकी होती है। हाँ, उसमें नफासत ज़्यादा होती है। हाँ। हैवी चीज़ जो है ना उसकी कीमत कम होती है। इसी तरीके से ये एक और चीज़ आपने यहाँ पर रखी हुई है, ये भी बाख्तरी दौर का है। ये भी बाख्तरी दौर का, विक्टोरियन पीरियड का है। ये एक किस्म का ये मुर्ग बना हुआ है ना। हाँ। इसका वो एक साइड से आपने देखा, इसका वो डिफरेंट है। जी बिल्कुल, शेप मुख्तलिफ है। सुभान अल्लाह, वाह, हैरत अंगेज सर। और इसी तरीके से एक चीज़ आपने यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, ये दिखाइए। ये इसका मुझे भी समझ नहीं आई, लेकिन ये मुझे टेक्निकली कुछ चीज़ वो यूज़ करते होंगे, या ज्वेलर्स हज़रात हो गए, या इसके अंदर केमिकल जाता होगा कुछ इस तरह का। इसका कुछ मैं भी नहीं बता सकता हूँ पर्पज़ क्या था। हाँ। लेकिन ये ब्रॉन्ज का है, ये लोहे का, ब्रॉन्ज का है जी। ये बहुत कीमती माशाल्लाह। ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये स्टूपे का बेस है, स्टूपा बेस है। आप यहाँ किसको बनाइए? जी बनाए। ये स्टूपा का बेस है। ये देखिए यहाँ पर भी मुजस्मे होते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं दिखाए गए। लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं जहाँ पर भी स्टूपा है टेक्सला में, यहाँ पर मुजस्मे लगाए गए थे, बाद में म्यूजियम में तब ले गए। स्टूपा धर्मराजिका में जिस तरह भी खांचे बने हुए हैं ना, सब वहाँ पर मूर्तियाँ लगी और उसको करते हैं। यहाँ पर गालिबन वो था, उसका ऊपर वाला बेस जो है ना, ऊपर वाला बेस होता था। और ये भी तो ये पुराने चम्मच वगैरह, ये पुराने चम्मच मिले, ये भी वही उसी हद की चीज़ें हैं। ये जो बर्तन आपके पास पड़े हुए हैं, ये ब्राउन के मेहरगढ़ के हैं। ये मेहरगढ़ से मिले, मेहरगढ़ के हैं। ये तो आपने फिर खरीदे होंगे? जी खरीदे हैं जी मैंने जी। अच्छा, ये देखिए ये भी ये मुगल पीरियड के हैं। ये चिराग देखिए, ये चिराग मुगल पीरियड के, ये मुगल पीरियड का चिराग है। अच्छा, ये दोनों, ये भी चिराग है पीछे रखा हुआ। जी हाँ, ये भी चिराग है, यानी ये मुगल पीरियड के टेराकोटा से बने। जी टेराकोटा के।
अच्छा ताहिर सुलेमान साहब, आपके पास सिक्कों की भी बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ पीरियड से मुतल्लिक मौजूद है। जी जी हाँ। वो ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखाइए कि वो कैसे, मतलब है, अगर हम अहद बहद देखें तो ये कौन सा कॉइन्स? देखिए, मैं जो सबसे पहले जो पुराने कॉइन्स हैं ना, वो जो हमारे रीजन के हैं सबसे पुराने जो हैं वो 5 मार्क कॉइन है, जो 700 BC से, हाँ, जो हमने किताबों में पढ़ा है। हो सकता है उससे भी बहुत पुराने हो। अच्छा, तो इसे ज़रा ऊपर फोकस करके। ये चांदी के होते हैं, पंचिंग मेथड से बनाए जाते हैं, इनका अपना यूनिक मेथड है। अच्छा, और पंचिंग मेथड से जो है ना ये बने हुए हमारे खत्ते के हिसाब से कदीम कॉइन। सर ये तो माशाल्लाह। अच्छा, जितने भी उससे से मुतल्लिक जितने भी सिक्के मिले आपको, उन्होंने उनको आपने इसकी एक बुकलेट बना दी? जी, और कॉइन स्टॉक बुक? जी जी, मैंने साथ लिखे हुए हैं पंचिंग मार्क जो है ना कॉइन। हाँ। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ अदवार के सिक्के हैं या एक ही दौर के सिक्के हैं? देखिए, वो मुख्तलिफ अदवार हैं, लेकिन वो पंच मार कैटेगरी में आते हैं। ये अच्छा, पंचिंग मेथड में जो बने हैं वो है। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे गोल ही हों। नहीं, डिफरेंट है, रेक्टेंगुलर है, मुख्तलिफ है, और इसका अपना एक स्क्वायर है, इसका अपना एक। जी हाँ जी, अपना मेथड है और मुख्तलिफ अदवार के हैं। ये सब चांदी के हैं? ये सब चांदी के हैं, सिल्वर के हैं। सिल्वर, मतलब सबसे कदीम अगर सिक्के आप जो पूछना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो ये हैं? वो ये हैं, जी हाँ। अच्छा, और इनमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, वज़न के हिसाब से वो उनकी कटिंग करते थे, और इस तरीके से मुख्तलिफ जानवरों की तस्वीर। सर आपका तो घर खुद एक टेक्सला का छोटा सा अजायब घर है। और इसके बाद जो आता है आपका पीरियड आ जाता है, इंडो ग्रीक पीरियड आ जाता है। हाँ। अगर आप इस साइड से थोड़ा आ जाए, इधर कैमरा इधर लें। इंडो ग्रीक, ये देखें, इंडो ग्रीक पीरियड है। हाँ। इंडो ग्रीक पीरियड के बाद आ जाता है आपका अशोका का पीरियड आ जाता है। अशोका के चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर उसके बाद फिर वो आ जाता है इंडो ग्रीक 12 आ गए कुछ अर्से के लिए। फिर इंडो सेथियन लोग आ गए। हाँ, फिर उसके बाद आपका पार्थियन पीरियड आ जाता है। ठीक हो गया। इंडो पार्थियन आ गए। फिर उसके बाद कुशान अहद है जी, कुशान पीरियड आ गया, जी हाँ। उनके बाद कुशान पीरियड आ गया, फिर सासानी पीरियड आ गया। सासानी के बाद फिर इंदुशाही पीरियड, ये मुख्तलिफ अदवार। फिर मोहम्मद गजनवी का वो पीरियड आ गया। ये अपने सबसे ऊपर रखा तरतीब बार कि सबसे ऊपर जो है ना वो हमारा बाद में इस्लामिक पीरियड स्टार्ट हो गया ना, इस्लामिक पीरियड का। अच्छा। तो हम अगर थोड़ा सा इसको खोल के देखते जाएं। जी प्लीज। इस्लामिक पीरियड से हम शुरू करते हैं कि इस्लामिक पीरियड में मेरे पास ये भी चांदी के सिक्के लग रहे हैं। जी चांदी के हैं, जी चांदी के हैं। दुरानी पीरियड के ये पड़े हुए हैं, गजनी पीरियड का पड़ा हुआ है, क्योंकि गजनी पीरियड ही स्टार्ट हुआ था सबसे पहले यहाँ इंदुशाही के बाद जो है ना। और ये आपने बादशाहों के नाम भी लिखे, सुल्तानुल आजम इस्माइल शाह जी लिखे हुए हैं जी। देखिए, ये चंगेज़ खान के मेरे पास ये पड़े हुए हैं। चंगेज़ खान का ये सिक्का, जरा देखिए इसको फोकस कीजिए जरा सही तरीके से। चंगेज़ खान का सिक्का के ज़माने का पीरियड है, ये सिक्का है। और ये सुल्तानुल आज़म जी हैदर शाह, ये मुख्तलिफ जताल एक पीरियड हम कहते हैं इसको, जी हाँ। अच्छा, हैदर शाह क्या है? ये पीरियड हमें मिलता है, ये जलालुद्दीन का है, जलालुद्दीन का, ठीक है। अच्छा, जलालुद्दीन अकबर बादशाह का? नहीं, अकबर नहीं, ये दूसरा जलालुद्दीन है। दूसरा जलालुद्दीन, अच्छा। और ये आप आगे आ जाएं, दिल्ली के सलातीन दिल्ली के आ गए। हाँ, सलातीन दिल्ली जो पहले जो है ना, मुगलों से पहले जो यहाँ पर थे। वाह, गौरी पीरियड के आ गया। गौरी पीरियड का आ गया, जी हाँ। और इसी तरह आप इधर आके लें, इधर आके, ये सिंध के कॉइन्स हैं, जो मीर अफसिंद जो कहलवाते हैं, मीर अफसिंद के कॉइन्स हैं, जी हाँ। ये अफगानिस्तान का सिविक पुराना उनका जो है कंधारमेंट है। ये सोने के लग रहे हैं ये? जी, ये सोने के हैं। गोल्ड है जी, गोल्ड है। ये गौरी पीरियड के हैं ये। अच्छा जी, वाह। तो वो ये तुगलक पीरियड है। वाह, गुड, क्या बात है जी। यानी बार्टर सिस्टम से आगे चल के सिक्कों का जब रवाज शुरू हुआ था तो सिक्के ढालने वाले भी कितने माहिर थे। जी हाँ। कितने खूबसूरत सिक्के बनाए उन्होंने, वाह। आप ये छोटा सिक्का जो है टिप्पू सुल्तान का है। अच्छा, ये छोटा सिक्का, छोटा सोने का है ये भी सोने का। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो औरत के पहनने को जेवर होता है, नाक में पहनने जी हाँ। जी, ये बड़ा सिक्का है। इस पर कुछ लिखा हुआ है सर? जी, ये लिखा अब्बासी पीरियड है। ये अब्बासी पीरियड है, अब्बासी पीरियड के हैं। और इसमें आपको वो भी मुख्तलिफ इनके मिंट है, मुबारक है, अब्बासी है। सर ये तो आपके सिक्कों की, ये करोड़ों रुपए तो आपके सिक्कों की कीमत है। उमवी पीरियड का जो अर्ली पीरियड आपके बनो मैया दौर के, बनो मैया के दौर, बनी मैया के दौर के सिक्के लगे हुए हैं। वाह 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 वाह, हैरत है।
ये सारे जो है ना, हैरत है, आप फर्द वाहिद ने इतनी बड़ी कलेक्शन की हुई है। देखिए सारे असल में देखिए औरंगजेब का सानपुर मिंट भी साथ लिखा हुआ है, समरकंद का मिंट है। हाँ 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 हाँ, समरकंद मलका इसका जो है ना, ज़रब पेशावर, ज़रब को हम कहते हैं, आलम शाह का पेशावर मिंट। हाँ सही। जलालुद्दीन अकबर का ये लगा हुआ है, देखें ये जलालुद्दीन अकबर का मुगल पीरियड का, जी उनके पीरियड का जी। इसी तरीके से ये जहांगीर के लगे हुए हैं, देखें ठठा मिंट है। हाँ ठठा, वाह। और ये फिर चांदी ये फिर सिख पीरियड आ गया मेरे पास। अच्छा सिख पीरियड है, सिख पीरियड का है जी। अच्छा ये शेर शाह सूरी के हैं, ये आपकी नजर। हाँ ये शेर शाह सूरी के हैं। अच्छा शेर शाह सूरी के लगे हुए हैं, देखें। जबरदस्त। फिर ये आगे अच्छा सिख पीरियड है, ये सिख पीरियड है जी हाँ। अच्छा अब हम शुरू करते हैं सर टेक्सला का कदीम अहद से, नीचे से जो आपको नज़र है सबसे कदीम वो निकाल लीजिए इसको। ये भी देखिए पुराने अहद के सिक्के हैं, ये पुराने हिंदू शाही पीरियड के सिक्के हैं, हिंदू शाही पीरियड के। और ये मतलब है कि वाइट आन के बाद जो पीरियड गुजरा है, और जो जैसे कश्मीर पीरियड देखें, इन कॉइन में सोना मिलावट है, सोने की सोने की मिलावट है बिल्कुल। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ये कश्मीर पीरियड के हैं। कश्मीर पीरियड के जी हाँ। और इस तरह कुशान पीरियड एक ऐसा पीरियड गुजरा है जो यहाँ का अमीर तरीन, जिसको पीरियड आप कह सकते हैं, अमीर तरीन पीरियड। हाँ अमीर तरीन। अच्छा इसमें एक और आपको मैं कॉइन दिखाऊं, वाइट आन सीरी शो के ये कॉइन्स हैं। 475 एडी से 576 एडी तक इनका यहाँ रहा है, ठीक है। ठीक हो ये सीरी शो के नाम से बख्तर का बादशाह था। वैसे टेक्सला का तो तुर्माना और मेर गुला बादशाह थे, मेर कला भी कहते हैं, मेर गुला भी कहते हैं, ठीक है। सही हो गया, बिल्कुल सही। तो चलिए इस तरह अब हम इसको अच्छा कुशान पीरियड जो मैं आपको बता रहा था, जो सबसे जिन्होंने तकरीबन 300 साल 350 साल इस इलाके में हुकूमत की है, तो वो कुशान पीरियड है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि इन्होंने सबसे गोल्डन एज अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। इनका जो जद अमजद था कजूला कैटफासिस, जो कनिष्का का दादा था। कनिष्का का दादा था, जी हाँ। कनिष्का तो गुप्ता अहद से ताल्लुक रखता है ना? नहीं कनिष्का गुप्ता अहद से नहीं ताल्लुक रखता है, वो कुशान पीरियड का है, कुशान पीरियड से ताल्लुक रखता है, जी हाँ। और इनके ये कॉइन्स हैं, इनका ये जद अमजद था। इस तरह इसमें मुख्तलिफ, अच्छा इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने 2 किस्म के कॉइन्स इशू किए हैं। अच्छा, एक तो इन्होंने कॉइन्स इशू किया है तांबे का, ब्राउन्स का जैसे हम कहते हैं, ठीक है। ये तांबे का लग रहा है, ये तांबे के हैं। और फिर इन्होंने या फिर सोने के किए हैं, बीच में चांदी के इन्होंने इशू नहीं किए हैं। अच्छा, क्योंकि इतने मजबूत ये इनकी इकानमी थी कि इन्होंने बीच में चांदी को निकाल दिया, यानी तांबे के बाद गोल्ड की तरफ आ गए, सोने की तरफ। दरम्यान में सेंटर में इन्होंने नहीं रखा है काम को। जबरदस्त। इनको 2 तरह के जो है ना वो काम इन्होंने किए। ये भी तांबे का, जी तांबे के इनके मुख्तलिफ हैं, कनिष्का के, अविष्का के, वीमा कैटफासिस के हैं। इस तरह सारे अदवार इसमें मेरे पास कवर हैं इनके, जिसके ऊपर मुख्तलिफ देवा देवती और मुख्तलिफ किस्म के, ये देखें ये अविष्का के कॉइन्स हैं, अविष्का के। इस तरह कुछ आपने माशाल्लाह इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। जी सारा वो असल में जब आप कलेक्टर बनते हैं तो कलेक्टर सिर्फ जंग इकट्ठा करना नहीं होता, कबाड़। कबाड़ इकट्ठा करने से फायदा कोई नहीं, आपको नॉलेज में इजाफा नहीं हो सकता और इसकी हिस्ट्री बयान ना और किसी को आप बता ना सकें। सिक्के तो लोगों के पास हजारों के हिसाब से पड़े हुए हैं, जी जी, लेकिन वो अपना सर इतने सिक्के तो मेरा ख्याल टेक्सला के अजायब घर में नहीं है जितने आपके पास। उन्होंने नहीं है, उनके पास बहुत ज़्यादा होंगे, उन्होंने डिस्प्ले नहीं किए हैं। उन्हें टेक्सला म्यूजियम को चाहिए कि एक नुमेस्टमेटिक का एक पूरा एक अलग से जितने अखबार गुजरे हैं उनको नुमाया करें, एक अलग से हाल बनाए और डिजिटलाइज करें उसको, कि जो जिस कॉइन के ऊपर हाथ रखे वो पता चले कि वो सामने आ जाए पीरियड उसका ना। जी जी बिल्कुल सही, जी हाँ। अच्छा कुशान पीरियड के बाद ये कौन सा है? ये जो मेरे पास कलेक्शन है, ये मेरा दावा है कि पाकिस्तान में नहीं शायद दुनिया में किसी के पास नहीं होगी ये कलेक्शन। वाह जी वाह। ये किस है? एक कजूला है इनका जो जद अमजद था कुशान पीरियड का। ये सेंट्रल एशिया और मुख्तलिफ एरिया में इनकी इसकी हुकूमत रही है जब नोमैडिक लाइफ थी इनकी। ये कजोला मतलब बादशाह रहा है यहाँ पर? जी वो कुशान का जद अमजद ही यही था ना। अच्छा, कुशान का ये दादा परदादा उनका लगता है, ठीक है जी हाँ। तो वो इसकी बुनियाद रखने, यानी कि ये कलेक्शन बिल्कुल इतनी मेहनत से, इस पे 40 साल लगा इस कलेक्शन को इकट्ठा करने में। वाह वाह। मतलब एक दिन का ये काम नहीं है। इसमें रेयर वेरी रेयर जो दुनिया में भी अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए कॉइन्स, वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा ये तांबे के हैं? ये सब तांबे के हैं, इनके ऊपर हेड्स हैं।
और ये मतलब सारा उसका है उज्ज्वला का है। ये आपने पंचिंग इनकी कराई, ये तो बाकायदा तौर पर किसी जगह से करवाई होगी? नहीं नहीं, मैं खुद करता हूँ ये। अच्छा जी जी, ये खुद मेरे पास सारी मटेरियल पड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो ये भी सही। तो इसके बाद देखिए ये भी सब ये सारे तांबे के हैं, है ना? जी जी हाँ। और क्या नाम बताया उनका? कुछ क्यूजुला कैडफासिस। कैडफासिस। बीमा का मैं आपको कितनी दाद दूं, मेरे तो अल्फाज नहीं है आपकी तहसीन और दाद देने के लिए कि इतना आपने ज़ख़ीरा इकट्ठा किया है माशाल्लाह कि मैं हैरान हो रहा हूँ कि। और आप ये कितने बरसों की मेहनत है सर? ये मैं बचपन से इकट्ठे कर रहा हूँ। अच्छा, बचपन से। और फिर जब इस लेवल तक मैं पहुँचा हूँ तो उस लेवल तक मतलब बहुत सारे मतलब पहले ये नहीं पता चलता था कौन सा सिक्का इकट्ठा करूँ ना करूँ। ये कौन से? ये इंडो-सेथियन पीरियड। ये इंडो-सेथियन पीरियड, साका पीरियड भी इनको कहा जाता है। साका पीरियड भी, जी हाँ। ये इनके अच्छा ये चांदी के लगा इनमें ये इसमें चांदी, सोना और तांबा तीनों आए हैं। तीनों आए हैं। और सबसे खूबसूरत कॉइन्स अगर देखे जाए तो इनके हैं। वाह। म्यूज लिखा हुआ है, म्यूज लिखा हुआ है, देखें इसमें बाकायदा तो 85 to 125 BC। अच्छा, वाह। जी हाँ। तो इनके मुख्तलिफ जो है ना अदवार गुजरे हैं। और सबसे खूबसूरत सिक्के जो मुझे लगे हैं, ये सबसे खूबसूरत देखें, इसके ऊपर मैंने मिंट लिखे हुए हैं। टेक्सला मिंट है, ये देखें, ये टेक्सला मिंट है। हाँ सही है। टेक्सला मिंट, हज़ारा मिंट, हाँ वाह। वो डिफरेंट मिंट जो है ना वो मेरे पास। अच्छा, देखिए ये टेक्सला मिंट है। ताहिर भाई ये मुझे बताइए कि आपको इतनी मालूमात जो है फिर लेनी पड़ी इस जी, इसके लिए मुझे बिल्कुल जब आपकी दिलचस्पी बढ़ती है तो यकीनी बात है आप किताबें खरीदते हैं ना। इंटरनेशनली वो किताबें मेरे पास हैं। अच्छा। मैं मंगवाई है, मेरे पास हैं। तो वो उससे मैं अपना इन सिक्कों को करके वजन करके और इनका। जी हाँ, ये अच्छा उस किताब के इसका वजन होगा या साइज होगा? ये कौन से पीरियड है? एजेस पीरियड वही सेथियन पीरियड है। सेथियन पीरियड है। इसमें जो मुख्तलिफ उनके बादशाह गुजरे हैं, ये देखें, ये चांदी के हैं। ये चांदी के हैं। एजेस पीरियड के। ये टेक्सला, ये टेक्सला मिंट है। ये टेक्सला मिंट है, ठीक है। इस तरह डिफरेंट मिंट है। बाज़ कॉइन पे डबल मिंट लगे हुए हैं। सही सही। जी हाँ। ये फिर चांदी के हैं? जी, चांदी के सारे ये चांदी के हैं। छोटे से ये एजेस के ज़्यादा। जी हाँ, ज़बरदस्त माशाल्लाह। क्या कहने, क्या ही कहने, बस मैं हैरान हूँ कि आपने ये आपसे की टेक्सला से मोहब्बत का बहुत बड़ा सबूत है कि आपने इतने सिक्कों का इतना बड़ा ज़ख़ीरा यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। सर ये इंडो ग्रीक कॉइन्स आ गए? जी, इंडो ग्रीक कॉइन्स आ गए। आप इंडो ग्रीक जो है जो ये इंडो ग्रीक, ये इसका वज़न देखें। ये कितना वज़न है, कितने ग्राम है? 8.9 ग्राम है। 8.9 ग्राम। जी हाँ। ये वज़नी है कुछ। ये एक एरिया इंडो ग्रीन के दौरान इल्माइज़, ये पर्शियन गल्फ के साथ इनकी स्टेट रही है। अच्छा। 200-250 साल तक। अच्छा। तो क्यों ग्रीक जब हुए तो वो उन्होंने वहाँ पर भी अपनी एक स्टेट बना ली थी। और बाद में फिर वो ससानी पीरियड में मर्ज हो गए, बाद में 300 साल बाद। ठीक हो गया। 3-4 मतलब वो 700-800 साल तक हुकूमत करते रहे हैं वहाँ। वाह। अच्छा सर, ये देखिए ग्रीक के, ये सारे ग्रीक के हैं। अच्छा सर, कुछ इंडो ग्रीक कुछ सिक्के इलियासिस के हैं। ये देखें, ये बच्चा जो गुजरा है। अच्छा, ये बल्फ मिंट है। वाह। ठीक। अपोलो के कॉइन्स हैं। वाह। फालोडोटस के। ये पुष्कलवती पे है, पंचेर का है, ये मिंट है। ठीक हो गया। ये सारे इसके साथ लिखा। स्टाटो का यहाँ कॉइन पड़ा हुआ है मेरे पास, जिसने अपनी माँ के साथ मिलकर अपने बाप को कत्ल किया। अच्छा। और बाद में वो बादशाह बना। बच्चा, छोटा बच्चा ही था, लेकिन वो उसने माँ के साथ शामिल था कत्ल करवाने में। यानी कि हिस्ट्री में आप सारी चीज़ें बताती है हिस्ट्री आपको। हैरत है। सर मैं ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि कुछ सिक्के, ज़ाहिर है सारे सिक्के तो आपको अपनी ज़मीन से ये इस तरह थोड़े मिले होंगे, आपने तो खरीदे हैं। जी हाँ। तो ये एक सिक्के की कीमत भी अच्छी खासी होती है? डिफरेंट जी सिक्के देखें, हमारे यहाँ सिक्का 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो चीज़ ये देखी जाती है कि इसकी कंडीशन कैसी है। सबसे पहले क्या है कि उसको वो जंग लगा हुआ है, बीमारी तो नहीं लगी हुई। अगर बीमारी लगी हुई है तो वो हमारे काम का नहीं होता है। अच्छा। वो कुछ अरसे बाद बाकी कॉइन्स को खराब कर खत्म हो जाते हैं ना। अच्छा, ये देखिए, ये इसमें किसकी तस्वीर बनी हुई है? ये किसकी? हरम्यूस का जी। अच्छा, हरम्यूस का है। और यहाँ एक मनंदर का, ये देखें, ये स्टाटो का कॉइन है। स्टाटो कॉइन, ये हरम्यूस है। और इधर आगे आपको मैं मनंदर का कॉइन भी दिखाता हूँ, जो यहाँ का एक रेमदिल बादशाह था। अच्छा। और उसके बाद में जी टेक्सला का मनंदर ने, उसके बाद जो है ना वो बुद्धिज़्म
कबूल कर लिया था। अच्छा। और बुद्धिज़्म को वो भी उसने प्रमोट किया है। ये मैंने का है, ये मैलेंदर का, ये मैनेंदर का है। ये देखिए यहाँ पे कुछ शेर की कोई रथ सी बनी हुई है। जी ये इसका ये रथ है, इसके ऊपर बैठा है, ये आगे कुछ चीज कुछ जानवर से खींच जी रहा उसे हेड है इसका, ये बना है। ये हेड बना हुआ है, ठीक है। तो ये मैनेंदर जो है ना टेक्सला का गवर्नर रह चुका है, बादशाह ही कह सकते हैं आप। और इस तरह डिफरेंट इनके जो भी है बादशाह गुजरे हैं, उनके मेरे पास कॉइन्स है जो पीरियड में 100 साल 200 साल में वो लोग गुजरे। हम आपके शुक्रगुजार हैं ताहिर भाई कि आपने अपने इस ज़ख़ीरे में हमारे नज़म सराय के सामीन को और नाजरीन को शरीक किया, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं समझता हूँ कि आपका ये घर जो है ये तो एक लिहाज से टेक्सला का एक छोटा सा जायब घर है। इतने मैंने जैसे कि अभी कहा कि इतने सिक्के शायद वहाँ पर नहीं लगाए गए टेक्सला म्यूज़ियम में जितने कि यहाँ आपके यहाँ हमें देखने को मिले हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से, थैंक यू। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो अभी कर दीजिए। घंटी के बटन को दबा देंगे तो हमारी नई आने वाली अक्सबंदियों की इत्तला भी आपको मिल जाया करेगी।